अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये नई टॉपिक आ गई हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में जाने से पहले हम पहले समझते हैं कि क्यों हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी एटॉमिक मॉडल्स हमने पढ़े थे वो सब ज़्यादातर टू डायमेंशनल बेस थे, या फिर सिर्फ पार्टिकल नेचर के किसी भी मैटर के पार्टिकल नेचर की तरफ ही उस पर बेस्ड थे, उसके पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, लेकिन जब हमने आगे थ्योरीज पढ़ी और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और तमाम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह, तो हमको एक आइडिया मिला कि कोई भी जो मैटर होता है उसका डुअल नेचर होता है। ठीक है ना, जो मैटर होता है उसका क्या होता है, डुअल नेचर होता है। ठीक है, अब डुअल नेचर क्योंकि इससे प्रीवियसली जो भी सारे थे वो ज़्यादातर पार्टिकल नेचर के बेस्ड पे ही एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन जब पता चला कि मैटर का डुअल नेचर होता है तो यहाँ से जो है बिल्कुल एक नई ब्रांच निकल गई साइंस की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिकली ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग किसी भी पार्टिकल की जब बात करते हैं तो उसका वेव नेचर और उसका पार्टिकल नेचर दोनों को कंसीडर करके ही बात की जाती है। ठीक है ना, तो इसमें जो है सबसे पहला जो डेवलपमेंट आया था वो एरविन श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही अपना एक इक्वेशन दिया था जिसको हम लोग श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन बोलते हैं। ये ईयर 1926 की बात है। ठीक है, इन्होंने एक अपना इक्वेशन दिया जो वेव मोशन को पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट करके बता रहा था। ठीक है ना, या फिर हम बात करें तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन के लिए वेव इक्वेशन को डिराइव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। जो मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थ्री डायमेंशन में, उनके लिए जो वेव्स होती हैं, उनका जो वेव्स एसोसिएट होती है इलेक्ट्रॉन से, उनके ऊपर ये इक्वेशन बेस था। ठीक है, इस इक्वेशन कुछ ऐसा होता है कि d2 अपॉन dx² प्लस d2 dy² प्लस d2 अपॉन dz² प्लस 8π² m/h², टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी साइज इक्वल्स टू 0। ये था श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन जो थ्री डायमेंशन में किसी भी इलेक्ट्रॉन से जो वेव एसोसिएट होती है और जो उसकी पोजीशन होती है, तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, अगर हम बात करें एक एक टर्म्स की तो यहाँ पर हमने बनाया है ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं साई। ठीक है, साई प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। ये बेसिकली बता रहा है क्या, एम्पलीट्यूड बताता है किसी भी वेव का जो उससे एसोसिएट है। एक्स वाई जेड की अगर बात करें तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना, तो इससे मतलब हमको पोजीशन और वेव दोनों के बारे में आइडिया मिल रहा था। ठीक है, दोनों। इसके साथ साथ जो हमारा एम है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम कैपिटल ई की बात करें तो ये टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और अगर हम वी की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा इक्वेशन जो है एकदम इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेटली, या कह सकते हैं कि सही सही लोकेशन के बारे में, या सही सही उसके वेव नेचर जो उससे एसोसिएट है उसके बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो ये जो एक टर्म है जो d2 है अपॉन dx², ये एक्स एक्सिस पे बताने के लिए है। इसी तरह से d2 हमारा अपॉन dy² जो है ये हमारा y एक्सिस के लिए है। इसी तरह से d2 अपॉन dz², ये z एक्सिस के लिए, मतलब बेसिकली हमको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, h साइज इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, जहाँ पर h जो ये होता है ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है, जो काफ़ी सीनियर क्लासेस में आपको इस पर पढ़ना होगा, ये आपके लेवल पर नहीं। फिलहाल ये था हमारा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका एम्पलीट्यूड या क्वांटाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन्स की मिल सकती है इससे। ठीक है ना, और जो साई है वो एम्पलीट्यूड बता रहा है, तो इसीलिए साई को हम लोग वेव फंक्शन भी बोलते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन से जो वेव एसोसिएटेड होती है उसके बारे में ये रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, एक और हमारे पास टर्म आता है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर टर्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, साई स्क्वायर हम बोलते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, probability of finding an electron at that point।
सपोज करिए कि कोई न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, साई स्क्वायर से। मतलब वहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है ये अराउंड द न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ही पाए जाते हैं। तो उन जो रीजन होता है जिसमें मतलब जिसको साई स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे सपोज करिए हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, उनकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इनकी प्रोबेबिलिटी है ये कि यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो इस रीजन को ये कौन रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर। और इस रीजन का नाम होता है ऑर्बिटल। इस रीजन का क्या नाम होता है, ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल का मतलब होता है कि रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। मतलब अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो साई होता है उसको हम लोग ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये जो साई है क्योंकि ये बता रहा है उसकी पोजीशन, इसीलिए हम इसको ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये वेव फंक्शन ही होता है, इसका काम यही है कि ये प्रोबेबिलिटी बताना है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो स्पेस होता है इसके अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो रीजन, उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। और इस पूरे को जब हम इन टर्म्स ऑफ डॉट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच डिस्क्राइब द साई स्क्वायर ऑफ गिवन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन में खूब ढेर सारे हैं, इसके बाद फिर कुछ दूर पे और हैं, तो ये सब क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हो गए, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल सकती है अराउंड द न्यूक्लियस एनर्जी के पोजीशन के हिसाब से। मतलब जैसे सपोज करिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होगी, इसको मान लेते हैं ईवन एनर्जी, इस जगह पर E2 एनर्जी, ठीक है। इस पे E1 है, इस पे E2 है, तो हमको अलग अलग एनर्जी के टर्म्स में जो हमको डॉटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं या साई स्क्वायर रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इस ऑर्बिटल को कभी कभी एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोला जाता है, जो कि दोनों बातें सेम होती हैं क्योंकि हम एटम्स के ही बात कर रहे होते हैं इसलिए, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल को भी बात कहें तो वो भी वही चीज़ होती है, ठीक है, कि जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमको समझना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यही बेसिकली ऑर्बिट्स जो है कुछ अलग बात कह रहे थे और ऑर्बिटल्स कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ये वेल डिफाइंड पाथ था, ठीक है ना। ऑर्बिट्स क्या था, वेल डिफाइंड पाथ था, लेकिन ये क्या है, ये प्रोबेबल पाथ है, ठीक है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमको उसका बेस्ड है और 3D स्पेस में बात हो रही है, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन एक वेल डिफाइंड पाथ था जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, इसकी प्रोबेबल जो है प्रोबेबिलिटी है कितनी ज़्यादा होगी वो होता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो ऑर्बिट्स होते हैं ये प्लेनर मोशन बता रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन के। हमारा जो ऑर्बिटल्स होता है ये 3 डायमेंशनल मोशन बताता है, मतलब 3 डायमेंशन में जो मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन उसकी बात कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली बात की जाए तो ये 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए था और ऑर्बिटल्स जो था 3 डायमेंशन को, ठीक है। इसके अलावा ऑर्बिट्स जो हैं सर्कुलर होते हैं या डिस्क की तरह हो सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर लाइक होते हैं या डिस्क की तरह हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा ऑर्बिटल्स है इनका अलग अलग शेप होता है, कोई स्फेरिकल हो सकता है, कोई डम्बल शेप का हो सकता है, अलग अलग शेप्स के होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें और भी डिफरेंस की तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब कोई डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं कि किस तरफ से कहाँ पे। और ये जो होते हैं क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एक हम फोटोग्राफ इस यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ईजिली, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, यही सब जो हमने बताया, ठीक है। तो आप उसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा डिफरेंस, ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्बिट है वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है, वो रिप्रेजेंट करता है प्लेनर मोशन को, ठीक है।
वेव नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बेस नहीं होता है। सारे ऑर्बिट सर्कुलर और डिस्क की तरह होते हैं, ठीक है। इनमें नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो 2n² के हिसाब से फिल होते हैं। ऑर्बिटल की बात की जाए तो ये 3 डायमेंशन स्पेस में होता है, ठीक। उसके अलावा बात की जाए तो ये 3D मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा ये वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को कंसीडर करके ही बात कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल को छोड़ दीजिए तो वो सिमेट्रिकल होता है। बाकी सारे जो होते हैं अलग अलग शेप्स होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होता है एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है। एस ऑर्बिटल के अलावा बाकी सारे जो होते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। तो ये हो गया एक हमारा बेसिक डिफरेंस ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिट बेसिकली 2 डायमेंशनल की स्पेस की बात कर रहा होता है और हमारा जो ऑर्बिटल है वो 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।